हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का क्लास है वो मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। और चूंकि वो जो चैप्टर है बिहार से संबंधित है, उस चैप्टर का जो नायक है वो बिहार से संबंधित है, इसलिए बिहार के इतिहास में उस चैप्टर को रखते हुए और बिहार का स्पेशल बिहार इतिहास पढ़ने के क्रम में उस पर हम लोग ध्यान देंगे। पिछले क्लास में हमने बताया था कि साहब शेर शाह से रिलेटेड बातों को कुछ हम लोगों ने देख लिया है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में 1765 तक की जो स्थिति है बिहार के इतिहास का, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। पिछला क्लास हम लोग का था 1707 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक का बिहार, और उस क्रम में हम लोग मुग़ल बादशाह और बंगाल के नवाब, इन सारी बातों को और उनके दौर में यहाँ पर कौन कौन प्रांतपति या नायब सूबेदार हुए, उन सब चीज़ों का हम लोगों ने उल्लेख किया था। फिर हमने बात किया था कि साहब चूँकि शेर शाह बिहार से रिलेटेड व्यक्तित्व और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो इसको बिहार के इतिहास के तहत इस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। और उस उद्देश्य से हम लोगों ने निर्णय लिया था कि भाई शेर शाह को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, और शेर शाह से संबंधित जो बातें हैं आपके परीक्षा के लिए उसको दो स्पेल में रखा गया है, दो खंड में हमने रखा है। और आज जो है शेर शाह फर्स्ट करके, ऐसा कुछ शेर शाह फर्स्ट नहीं, यानी शेर शाह से संबंधित पहला क्लास और फिर शेर शाह से संबंधित दूसरा क्लास हम लोग देखेंगे। इसमें भी हमने शेर शाह की बातों को अलग अलग कोई शीर्षकवार नहीं रखा है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन ये वो, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य मुख्य रूप से आपका पीटी के लिए होगा, उसका संकलन यहाँ है। तो शेर शाह से संबंधित बात शुरू करने के पहले कुछ पृष्ठभूमि पर अगर हम लोग बात कर लें तो वो होगी, जैसे आप जानते हो कि भाई 1707 के बाद मुग़ल बादशाहों का क्या क्रम था, कौन मुग़ल बादशाह का क्या कालखंड था, इसकी बात हम लोग किए थे। तो मुग़ल काल के शुरुआत, तो मुग़ल या पूरा मुग़ल काल जो है वो 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी, और इसको दो खंड में मुख्य रूप से बांटा जाता है, 1526 से 1707 ईस्वी, और मुग़ल का जो पतना अवस्था है उसको हम लोग पढ़ते हैं 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी। तो शुरू का जो मुग़ल फेज है 1526 से, तो वहाँ से कुछ बात हम लोग करते हैं। तो 1526 मुग़ल वंश का पहला शासक बाबर हुआ, और बाबर का जो शासन काल है भारत में वो 1526 से 1530। तो बाबर का ये सबको, ये तो कुछ बताने की चीज़ नहीं, तो आप जान रहे हो। तो बाबर का काल हो गया 1526 से 1530 ईस्वी, ठीक है। और फिर बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं, तो हुमायूं का प्रथम चरण का जो काल है 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी। फिर हम लोग जानते हैं कि भाई हुमायूं का दूसरा स्पेल शुरू होता है, दूसरा खंड उसका शुरू होता है 1555 से 1556, और 1556 में हुमायूं का एक्सीडेंटल डेथ होता है। तो ये जो काल है 1540 से 1555 का, ये जो काल हुआ, इसी में आया सूरवंश, ठीक है। तो सूरवंश यानी हुमायूं को रिप्लेस करके एक पावर आ जाता है, और उसका वंश था सूर, इसलिए सूरवंश कहते हैं हम उसे। तो सूरवंश का जो काल है वो 1540 से 1555, ठीक है। और सूरवंश में शेर शाह का जो काल है, शेर शाह जो सूरवंश का संस्थापक यहाँ कहोगे, तो शेर शाह का जो कालखंड है 1540 से 1545, और शेर शाह के उत्तराधिकारी, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे कौन कौन रहा। शेर शाह के उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी जो हुए, एक नहीं, तो वो रहा 1545 से 1555। तो अब देखोगे कि भाई शेर शाह एक ऐसा पर्सनालिटी हुआ जो मुगल को गद्दी से दूर कर दिया, ठीक है। और हुमायूं 15 बरस तक मुगल गद्दी से दूर रहा, और फिर 55 में वो वापस होता है, यानी सूरवंश का जो पावर था उसको हटा करके फिर से वो अपने को पुनर्स्थापित करता है, और 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ होता है। और फिर उसका उत्तराधिकारी अकबर हुआ, फिर जहांगीर हुआ, फिर शाहजहां, फिर इनकी कंटिन्यूटी शुरू हो जाती है, जो 1707 के बाद। और सबसे अंतिम रूप से प्रभावकारी जो हुआ वो औरंगजेब हुआ, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो लेटर मुगल हुए उसका कल हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग का ये है कि ये जो 40 से 55 तक की अवधि में जो सूर्यवंश स्थापित हुआ, और इस सूर्यवंश को पावर में लाने का श्रेय, यानी केंद्रीय पावर में लाने का श्रेय किसको जाता है? शेर शाह को, ठीक है। तो शेर शाह, और शेर शाह जो था वो बिहार के सासाराम क्षेत्र के जागीरदार का पुत्र था, और इसका बचपन सासाराम क्षेत्र में बीता, यानी बिहार में बीता। फिर वो बिहार के एक सूबेदार के यहाँ नौकरी किया, ठीक है। फिर बाबर की सेवा में भी रहा, फिर वो बिहार के सूबेदार के यहाँ फिर नौकरी में आता है, फिर उसके बेटे का केयर टेकर बनता है, संरक्षक बनता है, और फिर ये किस तरह से फिर मुग़ल पावर से टकराता है और फिर अपने को स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक व्यक्ति की, और जिसका पीछे का वैसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े राज्य पद का उत्तराधिकारी रहा हो। तो इसके अपने, यानी इंडिविजुअल उसका ये अचीवमेंट दिखता है। तो ये बहुत बड़ा पर्सनालिटी, और एक अच्छा प्रशासन में भी छाप छोड़ के जाता है, और उसका रूट चूँकि बिहार से है, इसलिए बिहार स्पेशल पढ़ने के क्रम में, बिहार के इतिहास पढ़ने के क्रम में इस व्यक्तित्व पर भी मतलब कि नज़र डालना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी महसूस हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको किया है। तो अब शेर शाह से संबंधित जो बातें होंगी, उसके वंश से संबंधित, शेर शाह का कैसे कैसे कौन कौन इम्पॉर्टेंट फेज़ आया उसके काल में, किस किस युद्ध में वो लड़ा, किसके साथ लड़ा, तो इन सारी तथ्यों का ही संकलन इस क्लास में है। और फिर उससे रिलेटेड अन्य बातें जो होंगी वो दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे। तो उस पर ज़्यादा लेक्चर करने के बजाय अगर उन तथ्यों को ही हम पढ़ करके आपको उससे रिलेटेड बात, और फिर वहाँ हम बताएं कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और इसलिए हम अभी आपके सामने स्क्रीन पर वो सभी फैक्ट्स को लाएंगे और उसको पढ़ करके आपको समझाएंगे। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत वेलकम। थोड़ा सा आप लोग का देख लें। अच्छा, चलिए, सब लोग का गुड इवनिंग है। चलिए, वेलकम। और बहुत कुछ तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे, फिर भी इसको हम लोग एग्ज़ाम के ख्याल से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। बिहार जीके, ठीक है। शेर शाह, ये वन लिखने का मतलब शेर शाह वन नहीं, डैश करके लिखा हुआ है, यानी इस टॉपिक का, यानी सूर्यवंश का पहला क्लास। एक दिन में ये सभी फैक्ट्स को हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको 2 क्लास में रखा गया है, ठीक है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शेर शाह, सूर्य का संबंध बिहार से रहा था। शेर शाह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। चलो, ठीक है, ये भी एक फैक्ट हुआ। ये भी छोटा कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई फरीद किसका बचपन का नाम था, या शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि देखो, ये ऐसा नहीं है कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब टफ क्वेश्चन ही रहेगा, या बहुत ज़्यादा जटिल क्वेश्चन या बहुत छिपा हुआ तथ्य ही पूछे, ऐसा नहीं है। कुछ ही क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि खोजी टाइप प्रवृत्ति का क्वेश्चन रहता है, या ज़्यादा जिसको कहिएगा कि ज़्यादा अध्ययन रिक्वायर करता है। और बहुत सा क्वेश्चन जो होता है ना, बेसिक भी रहता है। और हमारा जो एग्ज़ाम है वो हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है। तो ऐसा नहीं कि वैसा क्वेश्चन आप बनाइए जो सामान्य लोगों से, बहुत कम लोगों से बना हो,
ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन था, जो रेयर क्वेश्चन था, वो आपने सही किया और जो बेसिक क्वेश्चन है वो कुछ ज़्यादा गलत कर दिए। तो ऐसा होगा तो फिर आप रिजल्ट से वंचित हो जाइएगा। तो करना क्या है कि सामान्य क्वेश्चन तो एकदम गलत होना ही नहीं चाहिए, और कुछ जो एक लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है, जो भीड़ नहीं बना रही है, उसमें से कुछ क्वेश्चन बन गया तो फिर आपका रिजल्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कह रहे ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, इसको तो हम समझे नहीं, छूट गया। तो इस तरह से इग्नोर नहीं करना है छोटे छोटे फैक्ट्स को, या जो जान भी रहे हो तो उसको रिकॉल करते रहना है। तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था, ये भी एक फैक्ट हुआ। शेर शाह का दादा इब्राहिम सूर गोमल नदी के किनारे के पहाड़ी प्रदेश रोह का रहने वाला था। अब ये रोह जगह हुआ कहाँ? गोमल नदी के किनारे। तो गोमल नदी तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक में, लेकिन ये रोह जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का। तो रोह पहाड़ी क्षेत्र का ये रहने वाला था, ठीक है, रोह क्षेत्र का रहने वाला। तो वंश का नाम क्या हो गया भाई? इसके दादा के नाम के साथ सूर लगा हुआ है, इसलिए ये सूरवंश हो गया, सूरवंश हो गया, ठीक है। इसके वंश वालों का मूल स्थान कहाँ था? मूल स्थान कहाँ था? तो रोह स्थान अफगानिस्तान में, ठीक है। इब्राहिम सूर, अब इसके दादा के बारे में बात हो रही है। इब्राहिम सूर आरंभ में घोड़ों के क्रय विक्रय का व्यवसाय करता था, किंतु जब उसे इस व्यवसाय में कोई सफलता नहीं मिली तो वह भारत में नौकरी की तलाश में आ गया। इब्राहिम सूर नौकरी की तलाश में जब भारत आया था, उस समय बहलोल लोदी के शासन का आरंभिक काल था। तो बहलोल लोदी कौन था भाई? तो लोदी वंश का पहला शासक। हम लोग एक दिन बात भी किए थे, तो लोदी वंश। अब दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए, इसकी बात हम लोग किए थे, गुलाम, खिलजी, ये हम इसलिए कह रहे हैं उनके लिए जो जिनका हिस्ट्री नहीं रहा हो या थोड़ा सा, ठीक है, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो भाई दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन हुआ? लोदी वंश। अंतिम वंश कौन हुआ? लोदी वंश। और लोदी वंश का पहला शासक कौन हुआ? बहलोल लोदी। इसलिए कहते हैं कि प्रथम अफगानी शासक कौन हुआ? बहलोल लोदी, ठीक है। तो ये यानी लोदी वंश का आरंभिक काल था। अब गुलाम का काल आप जानते हो, हम लोग बात किए थे कि भाई 1206 से 1290 का काल कहते हैं। खिलजी का कहते हैं 1290 से 1320 का काल कहते हैं, और तुगलक का 1320 से 1414 का काल कहते हैं, और सैयद का 1414 से 1451 का काल कहते हैं, कहते हैं क्या है वो काल है। और लोदी का 1451 से 1526। 1526 में क्या हुआ भाई? तो बाबर ने इस वंश को, लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को पराजित किया और अपने शासन को उसके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। तो इब्राहिम को पराजित किया, तो इसमें हम लोग इन सभी को हम लोग किस में रखते हैं? दिल्ली सल्तनत में। इस सबको क्या किस में रखते हैं? इसके लिए कॉमन टाइटल क्या होता है? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के तहत वंशों का क्रम क्या हुआ? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, अंतिम लोदी। लेकिन बाद वाला जो आया तो दिल्ली सल्तनत में उसका नाम नहीं जोड़ते हैं। ये नहीं कि दिल्ली सल्तनत में तब अगला वंश आ, क्यों? क्योंकि ये जितना है ना, ये गुलाम को, ये इंटरनल रिप्लेसमेंट है, यानी कोई बाहरी आक्रमण का स्पष्ट परिणाम ये नहीं है, ठीक है। इसलिए एक टाइटल में है। और फिर एक बाहरी शक्ति मुगल आ गए और उन्होंने अपना सत्ता स्थापित किया, इसलिए उसको अलग शीर्षक में मुगल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बहलोल यानी लोदी वंश का आरंभिक काल था। और लोदी का काल अभी हम लोगों ने लिखा क्या भाई? तो 1451 से 1526 का। तो बहलोल लोदी के शासन काल में इब्राहिम सूर भारत में आया, ठीक है, नौकरी की तलाश में आया। इब्राहिम सूर नौकरी की तलाश में जब भारत आया था, उस समय दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासन था? लोदी वंश का। और शासक कौन था? बहलोल लोदी। इब्राहिम सूर और उसका बेटा
इब्राहिम सूर यानी शेर शाह का दादा, और इब्राहिम सूर का बेटा हसन सूर यानी शेर शाह का पिता पंजाब के होशियारपुर जिले के जागीरदार के यहाँ नौकरी करने लगे। ये लोग होशियारपुर जिले के बजवाड़ा नामक स्थान पर रहने लगे। ये इंपॉर्टेंट हो गया, बजवाड़ा नामक स्थान पर ये परिवार रहने लगा। ठीक है, तो इब्राहिम सूर, उसका बेटा हसन सूर, और हसन सूर का बेटा बाद में हुआ शेर शाह। ठीक है, हसन सूर का बेटा है शेर शाह यानी फरीद। तो ये लोग यानी इब्राहिम सूर एक घोड़ा का व्यापारी था, नौकरी की तलाश में भारत आया और भारत के पंजाब क्षेत्र में होशियारपुर जिला के जागीरदार के यहाँ नौकरी। अब ये जागीरदार क्या होता है? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सल्तनत का जो साम्राज्य क्षेत्र था तो दूर के भाग के लिए क्या करता था, किसी को डिप्यूट कर देता था। ठीक है, तो वो जागीरदार, छोटे एरिया में जागीरदार, जागीरदार के ऊपर सामान्य रूप से क्या होता था, सूबेदार, और जागीरदार और सूबेदार के बीच में कहीं कहीं नायब सूबेदार का भी बात आता है। ठीक है, तो जागीरदार के ऊपर होता था सूबेदार। तो सूबेदार एक तरह से प्रांतपति समझो, एक प्रांत का समझो, और उसके नीचे छोटा क्षेत्र के लिए है तो जागीरदार। तो फिर बाद में आप देखते हो कि बिहार के सासाराम क्षेत्र में भी जागीरदारी थी। ठीक है, एक एरिया का छोटा सा मतलब जागीर था। और ठीक है, तो वो फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि शेर शाह के फादर को ऐसी जागीरदारी मिली थी। ठीक है, तो ये लोग एक जागीरदार के यहाँ नौकरी करने लगा और अपने को सेटल कहाँ किया, कहाँ रहता था, बजवाड़ा नामक स्थान पर। ठीक है, जैसे इतिहास किताबों में लिखा हुआ। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट शेर शाह से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो मूल रूप से कहाँ के रहने वाला था ये लोग, इसका जो इसके पूर्वज यानी इसके दादा और इसके बाप आए तो कहाँ पर सेटल किए, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बजवाड़ा में ही 15वीं सदी के अंतिम चरण में, 15वीं सदी के अंतिम चरण में हसन सूर की पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम फरीद रखा गया। यही फरीद बाद में शेर शाह के नाम से जाना गया। शेर शाह के जन्म के वर्ष के बारे में विद्वानों में एकमत नहीं है। कुछ विद्वान इसका जन्म 1472 ईस्वी बताते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसका जन्म 1486 ईस्वी बताते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर पड़ता है। ठीक है, 1472 और 1486 ईस्वी। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत का अंतर है ये। सिकंदर लोदी के समय हसन सूर को बिहार के सासाराम के जागीरदार बना दिया गया। अब सिकंदर लोदी के समय, अब देखो बहलोल लोदी, लोदी वंश का लोदी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश, और लोदी वंश के पहले बहलोल लोदी, बहलोल, अब बहलोल के बाद सिकंदर लोदी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के समय हसन सूर को बिहार के सासाराम का जागीरदार बना दिया गया। अब कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया, ये बात नहीं। अब वो तो एक जागीरदार के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन उसका कुछ अप्रोच हमने क्या बताया था कि जैसे ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई तो बाहरी क्षेत्रों से, जहाँ से अफ़गानिस्तान से और मध्य एशिया से जो भी मुस्लिम समाज के लोग थे, तो वो लोग भारत की ओर आने लगे। ठीक है, किसी ने यहाँ पर सल्तनत व्यवस्था में, प्रशासन में कोई पद धारण कर लिया, किसी को जागीरदारी मिल गई, किसी को केंद्रीय प्रशासन में कोई उच्च पद मिल गया, कोई जो था योग्यता के आधार पर ही, या जो सल्तनत के शासक के साथ जो संबंध है उसके आधार पर, या कोई व्यापार करने लगा, कोई उनके सैन्य व्यवस्था में जुड़ गया। तो इस तरह की बातें शुरू से ही हुई। मैं बताया था, जैसे बख्तियार के बारे में ही बताया था। ठीक है, या और भी जो शक्तियाँ, तो इस तरह से वो ये लोग भी आए थे और इनका फिर दिल्ली सल्तनत के साथ संपर्क रहा होगा, शासक के साथ संपर्क रहा होगा, और इनको एक जागीरदारी दे दी गई। ठीक है, ये रहते कहाँ थे, पंजाब क्षेत्र में, अभी होशियारपुर जो आपका भारत के पंजाब में ही, तो पंजाब क्षेत्र में ये लोग एक जागीरदार के यहाँ नौकरी करते थे। इन लोगों का फिर किसी तरह से कनेक्शन हुआ और इनको अलॉट किया गया एक जागीरदारी बिहार क्षेत्र में, और कौन सा क्षेत्र, सासाराम में। तो इस तरह से उनके हाथ में एक पावर आ गया, एक छोटे से क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार आ गया बिहाफ ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब क्या है कि भाई जागीरदार का डिपुटेशन डायरेक्ट यहाँ दिल्ली सल्तनत से हो गया, और साथ साथ जागीरदार के ऊपर
प्रांतपति के रूप में सूबेदार भी होता था, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट इनको जागीरदारी मिली एक क्षेत्र की। अब आप देख रहे हो फरीद शेर शाह का बचपन सासाराम में बीता, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं अगर पूछ दे कि भाई फरीद का बजवाड़ा में, ये लोग कहाँ रहता था, बजवाड़ा में, तो फरीद का जन्म यानी शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पंजाब के होशियारपुर जिला के स्थान बजवाड़ा में। तो ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया, बजवाड़ा, बजवाड़ा जो स्थान है जहाँ पर फरीद का जन्म हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। शेर शाह का बचपन सासाराम, बिहार के सासाराम में बीता। शेर शाह शिक्षा पाने के लिए जौनपुर में रहा और वहाँ से इस्लामिक शिक्षा प्राप्त किया, ठीक है। तो शेर शाह का शिक्षा कहाँ से हुआ, जौनपुर से, तो ये भी इंपॉर्टेंट हुआ। जौनपुर से अपनी शिक्षा पूरा कर फरीद सासाराम में आकर अपने पिता की जागीर का देखरेख करने लगा। फरीद की एक सौतेली माँ उससे ईर्ष्या करती थी, जिसके कारण फरीद को सासाराम से हटना पड़ा, ठीक है। वो सोचती होगी भाई मेरा बेटा बनेगा, ये रहेगा तो ये बड़ा है, और फरीद अपने जागीर की में लोगों में भी प्रिय था, ठीक है, तो चांस तो इसी का था, इसलिए उसकी माँ उसको तंग करती होगी, उसकी जो सौतेली माँ थी, ठीक है, और इस कारण से वहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं, वहाँ से उसको हटना पड़ा। कुछ समय बाद हसन सुर की मृत्यु हो गई। हसन सुर की मृत्यु के बाद दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने, अब देखिए, अब हम लोग क्या बात किए थे, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के समय ये लोग आया था भारत में, बहलोल लोदी के समय ये लोग आया था, ठीक है। इब्राहिम सिकंदर के समय शेर शाह के पिता को जागीरदारी मिली सासाराम की, और उसके बाद इब्राहिम लोदी ने शेर शाह को सासाराम का जागीरदार बना दिया, यानी फिर से उसको क्या किया, रिन्यूअल किया, या फिर से उसको एक माने उसको तो उत्तराधिकार के रूप में मिलना ही था, तो सामान्य रूप से जागीरदारी सूबेदारी उत्तराधिकार के रूप में मिलता था। सेंट्रल पावर तभी इंटरफेयर करता था जब वहाँ से रेवेन्यू नहीं आ रहा हो या उसके ऑर्डर को डिसोबे किया जा रहा हो, तब वो जागीरदार सूबेदार को क्या करता था, बदल देता था, ठीक है। नहीं तो सामान्य रूप से जागीरदार का बेटा जागीरदार, सूबेदार का सूबेदार, उसका उत्तराधिकार बनता था। यहाँ पर इब्राहिम ने फिर से इसको जागीरदार घोषित कर दिया, यानी इसके जागीरदार होने का एक तरह से मुहर सल्तनत के शासक इब्राहिम के द्वारा दे दिया गया। किसको, शेर शाह को। संभवतः 1520-21 में इब्राहिम ने फरीद को सासाराम का जागीरदार नियुक्त किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट, इसके फादर भी जागीरदार थे और उसी जगह पर इसको फिर से डिक्लेयर किया गया कि नहीं, ये तुम्हारी जागीरदारी बनी हुई है। अब इब्राहिम लोदी द्वारा फरीद के सासाराम का जागीरदार बनाए जाने के बाद भी फरीद और उसके सौतेले भाइयों के बीच उत्तराधिकार का विवाद जारी रहा था। अब बात ऐसा है कि फिर इब्राहिम भी बहुत मजबूत शासक तो रहा नहीं, इब्राहिम खुद कमज़ोर हो गया, इब्राहिम लोदी डिस्टर्ब चल रहा था, और उस क्रम में उसके डिक्लेरेशन किया, उसके द्वारा नियुक्ति के बाद भी इसके सौतेले भाई उसमें अपना भी हिस्सा चाहते थे, या ये विवाद जारी रहा, ये पारिवारिक विवाद इसके यहाँ जारी रहा, ठीक है। इस विवाद के मध्यस्थता के लिए, ठीक है, एक नाम आता है, वो एक अच्छे बुक में लिखा हुआ है, और ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, कभी नज़र पड़ जाए क्वेश्चन सेटर को तो ये कर सकता है। इस विवाद के मध्यस्थता के लिए शाहाबाद जिला के मोहम्मद खां सूर को, अब मोहम्मद खां सूर भाई ये भी सूर वंश का कहीं होगा, ये भी शाहाबाद जिला में ये था। शाहाबाद जिला वो आप देखोगे कि वो सासाराम भी शाहाबाद जिला में ही बात आता है, को बुलाया गया था। तो इनकी मध्यस्थता के लिए एक मोहम्मद खां सूर आया था। मोहम्मद खां सूर जागीर को 2 भाग में बांटने का प्रस्ताव दिया। फरीद को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था, ठीक है। वो बोलता था कि भाई जब हम शासक के द्वारा जब ये जागीर मेरे लिए फिर या मुझे जागीरदार नियुक्त कर दिया गया तो फिर इसकी बंटवारा क्यों। लेकिन जो
मध्यस्थता कर रहे थे, इस झगड़ा को निपटाना चाह रहे थे, ठीक है, देख रहे हैं कि वो भी उनके साथ भी सूर लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको 2 भाग में बांट दो, ठीक है, एक भाग पर आप अधिकार रखो, बाकी भाग पर तुम्हारे सौतेले भाइयों का अधिकार रहेगा। लेकिन फरीद इस मध्यस्थता के इस फैसला को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, और वो फिर यहाँ से निकल जाता है। फरीद को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। इस दौर में फरीद ने दक्षिण बिहार के सूबेदार, अब हमने क्या बताया, जागीरदार के ऊपर सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी किया, और बहार खां लोहानी ने अपने को बाद में सुल्तान मोहम्मद भी कहा है, तो बहार खां लोहानी या सुल्तान मोहम्मद कहे एक ही बात है, तो बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर लिया। यानी देखो, ये व्यक्ति जो था, इसको अपने में आत्मविश्वास था कि मैं खुद अपने भी कुछ कर सकता हूँ। तब तो वो जागीर के बंटवारा को स्वीकार नहीं किया, बोला कि तब फिर चलो यहाँ से। फिर वो निकल जाता है और जा कर के नौकरी कर लेता है। किसके यहाँ? बहार खां लोहानी के यहाँ। उसको कहेंगे नुहानी भी लिखा मिलता है, ठीक है। और बहार खां लोहानी ने बाद में अपने को सुल्तान मोहम्मद का उपाधि लिया था, या सुल्तान मोहम्मद अपने को घोषित किया था। तो सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर लिया। बहार खां लोहानी एक बार शिकार पर गया तो फरीद भी उसके साथ था, और कहा जाता है कि उस क्रम में एक शेर सामने आता है, और ये भी किताब में लिखा हुआ है कि शेरशाह बिना किसी आर्म के उस शेर को, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उस शेर को मार देता है, या जिस रूप में हो उस शेर को मार दिया। तो फिर बहार खां ने उसे शेर खां का उपाधि दिया, उसे शेर खां नाम दिया, एक उपनाम दिया शेर खां, और उसी समय से ये शेर खां के नाम से प्रचलित हुआ। तो ये बहार खां बिहार के, दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी किया। बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने के क्रम में एक बार उनके साथ शिकार पर गया, ठीक है, ये एक शेर को मार दिया, और बहार खां लोहानी उसे शेर खां का उपाधि दिया। तो भाई इसे शेर खां किसने कहा? ये सिंपल क्वेश्चन, लगभग आप जितने जुड़े हुए हो इसमें से 90% लोग ये चीज़ जानते हैं, ठीक है, या सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो और फरीद शेर को बिना शस्त्र के मार डाला। फरीद की इस वीरता से प्रभावित होकर बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां का नाम दिया, तथा अपने पुत्र, बाद में जब वो बीमार चलने लगा तो अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक उसको नियुक्त किया। शेर खां 1527 ईस्वी में बाबर की सेवा में शामिल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या बताया, ये महत्वाकांक्षी आदमी भी था और इसमें अपना आत्मविश्वास भी था, ठीक है। तो खैर इसका बहुत व्यक्तित्व चित्रण हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम लोग फैक्ट पे जा रहे हैं। तो पहले वो नौकरी किसके यहाँ किया? बहार खां लोहानी के यहाँ। फिर वहाँ से वो नौकरी में कहाँ चला गया? बाबर के यहाँ। अब ये बाबर, तो आप जान रहे हो ना, इब्राहिम के बाद इसको इसके जागीरदारी को कौन फिर से रिन्यूअल किया था, कौन फिर से इसको रीअपॉइंट किया था एक तरह से उस जागीरदारी पर? तो इब्राहिम। और इब्राहिम लोदी वंश का लास्ट किंग होता है, और इब्राहिम को पराजित करके बाबर आता है, तो फिर बाबर की शासन हो गई थी। तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाबर का शासन हुआ तो पहले से जितने जागीरदार सूबेदार थे वो सब समाप्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। बाबर धीरे धीरे ना, पहले तो वो मुख्य जो क्षेत्र था दिल्ली आगरा के क्षेत्र उसके अधिकार में आया, जो इब्राहिम का मुख्य क्षेत्र था। तो उसके बाद वो फिर धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य प्रसार और साथ साथ अपना नियंत्रण का काम शुरू किया। तो ये बाबर का शासन शुरू हो गया था, और ये जाके बाबर के यहाँ नौकरी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। यानी लोहानी की नौकरी छोड़ करके फिर ये बाबर के यहाँ चला गया। सर शेर खां बाबर के पास नौकरी पे कैसे पहुंचा होगा? चंद्रशेखर, अब कैसे पहुंचा होगा नहीं, जैसे देखो अगर कोई आप, अब इस सब चीज़ पे तो इसके कैसे पहुंचा होगा इनके कहने का मतलब है, क्योंकि देखो शेर, ये जो बाबर आया, इब्राहिम से युद्ध किया, इब्राहिम को हराया, उसके गद्दी को पर वो आ गया, या उसके मेन केंद्र पर वो स्थापित हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि बाबर अन्य लोगों से या दूसरे जगह पर जो जागीरदार सूबेदार हैं सबसे बाबर हेट करने लगा, ऐसा तो नहीं था। फिर बाबर आगे क्या देखते हो कि जो लोग उसके विरुद्ध गए उनको डिफीट दिया,
जो उसकी सुप्रीमेसी को स्वीकार किए फिर उनको रहने भी दिया, क्योंकि प्रशासन का स्ट्रक्चर एक चलते रहना चाहिए ना। तो उस स्थिति में हाँ, अब रहा कि कैसे पहुंचा, चंद्रशेखर का है कि कैसे पहुंच गया साहब। तो ये एक राजनीतिक समझ तो इसकी थी, क्योंकि जागीरदारी को संभाला था, ठीक है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इस पे तो इससे ये बखूबी परिचित था। दूसरी बात, हमने कहा कि ये महत्वाकांक्षी भी था और आत्मविश्वासी भी था, तो इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, दिखा कि वहाँ भी मिल सकता है, तो वहाँ ट्राई किया होगा और वहाँ पर इसका अपॉइंटमेंट हो गया, बाबर की सेवा में इसकी अगर नियुक्ति हो गई होगी तो फिर यहाँ से छोड़कर वहाँ जाए। क्यों? क्योंकि अब देखा क्या कि वो कहीं भी पावर है तो इससे ऊपर का पावर है। वो कल के डेट में वो जो बाबर होगा तो वो एक सेंट्रल पावर के रूप में होगा, क्योंकि वो इब्राहिम के जगह पर आया है। और इब्राहिम क्या था? इब्राहिम कम से कम सूबेदार से तो ऊपर का चीज था ना भाई, उसके साम्राज्य के ना आप सूबेदार जागीरदार हो, तो फिर उसी को रिप्लेस करके जो पावर आया है, अगर वहां पर हमारी पहुंच होती है तो ये हमारी ऊपर की उपलब्धि है। तो बाबर महत्वाकांक्षी था। अब मान लो कि कोई नौकरी आप कर रहे हो बिहार में, मान लो कि कोई कंपनी में नौकरी कर रहे हो प्राइवेट में, तो नौकरी करने वाले प्राइवेट वाले क्या करते हैं? हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं कि नहीं। मान लो कि उनको अच्छा पैकेज, अच्छा सुविधा, अच्छा कुछ मिल रहा हो किसी अच्छी कंपनी में, तो वो तो ट्राई करते रहते हैं ना। तो मान लो कि उनकी पटना में पोस्टिंग है, कोई किसी दूसरी कंपनी में उनको ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा कुछ मिल रहा हो, ठीक है, वो कंपनी का दायरा भी ज़्यादा है, मान लो वो ग्लोबल कंपनी है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो कोई व्यक्ति हमेशा उसमें जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा। ठीक इसी तरह से वो यहाँ की नौकरी छोड़ करके फिर वहाँ जाता है, जबकि फिर वो आकर के बाहर खां लोहानी के यहाँ फिर वो नौकरी करता है। शेर खां 1527 में बाबर की सेवा में शामिल हुआ था। कब बाबर की सेवा में शामिल हुआ? 1527। तो एकदम बाबर का ये आरंभिक पीरियड है कि नहीं, 1526 में वो आया ही, और 1527 तो बाबर का आरंभिक काल है, और उसमें जाकर के उसके सेवा में शामिल हो गया। शेर खां बाबर की ओर से चंदेरी के युद्ध में शामिल हुआ था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध बाबर ने लड़ा था, तो उसमें ये उसके युद्ध में शामिल था, यानी उसके सिस्टम का ये पार्ट था। 1528 में बाबर ने शेर खां के नाम से सासाराम का जागीर सौंपा। अब देखो वहां पर उसकी पहुंच है, और फिर अपने जागीरदारी को अपने नाम से करा रहा है। इब्राहिम भी उस पर मोहर लगाया था, पारिवारिक विवाद से वो छोड़ा था, फिर से उसकी जागीरदारी उसके नाम से फिर रिन्यूअल होती है, ठीक है। तो एक तरह से ये इसकी उपलब्धि। और जब इसकी जागीरदारी यहाँ आ गई तो जागीरदारी के साथ साथ शेर खां वहाँ से फिर बिहार का वापस आ गया, क्योंकि उसकी जागीरदारी फिर रिन्यूअल हुई। और बहार खां लोहानी, जो मोहम्मद शाह ने शेर खां को पुनः अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया। तो हो सकता है दोनों काम देख रहा हो, अपना जागीरदारी का भी देख रहा हो और सूबेदार के यहाँ फिर से ये उसके यहाँ फिर जुड़ गया। 1528 में बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई। लोहानी वंश के सरदार शेर खां से ईर्ष्या करते थे। जो लोहानी के अन्य जो मतलब कि हाई ऑफिशियल्स थे वो शेर खां से ईर्ष्या करते थे। इन सरदारों ने शेर खां की हत्या का प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। लोहानी सरदार वर्ग शेर खां से डरकर और जलाल खां को लेकर बंगाल भाग गए। अब कुछ कुछ किताब में लिखता है कि भाई शेरशाह ने जलाल खां का, यानी जिसका केयर टेकर था, उसकी हत्या कर दिया, ठीक है। लेकिन यह है कि वो सरदार लोग जलाल खां को लेकर के, जो नुहानी के अन्य सरदार, अन्य हाई ऑफिशियल्स थे, वो उनको लगा कि कहीं खतरा है, और क्योंकि पहले शेरशाह को समाप्त करना चाहे, जब नहीं हुआ तो अब जान रहे हैं कि अब हमारे खिलाफ ये रिएक्शन करेगा, तो फिर वो जलाल खां को भी लेकर के बंगाल क्षेत्र में भाग गए। इस प्रकार शेर खां बिहार का पूरी तरह से शासक हो गया, क्योंकि केयर टेकर था ही सूबेदार का वो, और फिर उसकी जागीरदारी भी यहाँ पर बाबर के द्वारा स्वीकृत हो गई थी। 1529 में शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया। ये इंपॉर्टेंट है, बंगाल के शासक नुसरत शाह। जैसे अब कैसे, अब ये बंगाल का शासक कौन चीज हो गया भाई, तो जैसे यहाँ पर बहार खां लोहानी को देख रहे हो एक सूबेदार, उसी तरह से बंगाल में एक सूबेदार था नुसरत शाह। 1529-30 ईस्वी में
शेर खां ने चुनार के पूर्व गवर्नर ताज खां की विधवा पत्नी मलिका से शादी कर लिया। ठीक है, अब चुनार क्षेत्र यूपी में, तो चुनार के एक पहले चुनार का वहाँ पर कोई सूबेदार कहो होगा और उसकी मृत्यु, और उसके बाद उसकी विधवा पत्नी मलिका से शादी कर लिया, और इस शादी के फलस्वरूप शेर खां को चुनार दुर्ग प्राप्त हो गया, यानी चुनार का फोर्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, चुनार का क्षेत्र प्राप्त हो गया उसको। अब इसकी उपलब्धि देखो। ठीक है, बंगाल को हरा लिया 29 में, फिर यहाँ पर एक शादी किया, वहाँ से एक फोर्ट इसको मिल गया। अब ये एक तरह से पावरफुल होता जा रहा है, जिससे उसकी सैनिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि शेर खां को चुनारगढ़ के दुर्ग के साथ ही यहाँ पर जमीन में छिपा हुआ एक बहुत बड़ा खजाना भी है उसके हाथ लगा था। अब जो बात हो, दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद अफगानी शक्तियाँ महमूद लोदी, जो घाघरा के युद्ध में मुगल से हारा था, के नेतृत्व में मुगल से लड़ने के लिए संगठित हुई। इस संगठन में शेर शाह बेमन शामिल हुआ था, अफगानी शक्ति, क्योंकि शेर शाह भी अफगान का है। और फिर कौन अफगानी? लोदी क्या थे? अफगानी थे। तो फिर से जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो अफगानी शक्ति फिर से अपने को पावर में लाना चाहते हैं, और इसलिए जितने अफगानी थे पावरफुल अफगानी, उनका एक संगठन बना। लेकिन शेर शाह उस संगठन में बहुत मन से शामिल नहीं हुआ। ठीक है, बेमन से शामिल हुआ। इस संगठन में शेर शाह बेमन से शामिल हुआ, और ये संगठन कब बने? तो बाबर के मृत्यु के बाद, यानी 1530 के बाद। 1532 में अवध क्षेत्र में अफगान एवं मुगल शक्ति के बीच जोरदार लड़ाई हुई। तो 1532 में अवध क्षेत्र में अफगान और मुगल शक्ति के बीच जो लड़ाई हुई, तो इस समय मुगल की तरफ से कौन है? हुमायूं है ना। मुगल में कौन है? हुमायूं। तो हुमायूं और अफगानों के बीच में, अफगानों के उस संगठन के बीच में एक युद्ध होता है 1532 में, और इसमें अफगानी हार जाते हैं, और उस संगठन का यानी अफगानी गुट को लीड कौन कर रहा था? महमूद लोदी। महमूद लोदी। ठीक है, और फिर वो हारता है तो वो उड़ीसा क्षेत्र में भाग जाता है, और बाद में वहीं पर रहते हुए बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं करोगे। एक बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी वाला जो बात था, जिसके बेटा का ये संरक्षक था, तो ये पावर भी अपने को बंगाल क्षेत्र में भगा लिया। जलाल खां को भी कहा गया कि लेके गया। फिर जो अफगानी सब मिले हुए थे मुगल के खिलाफ, ठीक है, वो उस गुट को कौन लीड कर रहा था? महमूद लोदी। और उस गुट में ये जो आपका अफगानी जो संगठन था वो हार गया, और तो फिर यहाँ पर किसकी स्थिति होती है? फिर भाई मुगलों की स्थिति होती है, यानी अफगानी जो संगठन बना था वो हार गया। ठीक है, शेर शाह उस संगठन में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं लिया, और 1532 वाला में तो कहा जाता है कि शेर शाह ने शामिल भी नहीं हुआ था। ठीक है, अब क्या होता है? महमूद लोदी के नेतृत्व, और इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि वो महमूद लोदी बाद में 1542 में बाद में उड़ीसा क्षेत्र में मर गया, फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रही। महमूद लोदी के नेतृत्व वाली अफगानी सेना को हराने के बाद हुमायूं चुनारगढ़ के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। अब ये चुनारगढ़ किसके हाथ में है? शेर शाह के हाथ में है। ठीक है, अफगानी जो संगठन था जब उसको हरा दिया, फिर चुनारगढ़ के किला पर वो किला को घेर लिया। डेरा डाल देने का मतलब उसको घेर करके वहाँ पर स्टे कर जाना। ठीक है, चुनारगढ़ दुर्ग पर मुगल घेरा 4 महीने तक पड़ा रहा। इस समय चुनारगढ़ दुर्ग की रक्षा का भार शेर खां अपने पुत्र जलाल खां को दिया था। ठीक है, ये जलाल खां है, वो ठीक है, उसका एक पुत्र जलाल खां था, उसको सौंपा था। 1532 के अंत में हुमायूं एवं शेर शाह के बीच, यहाँ 32 के बाद अभी चल रहा है। ठीक है, 32 में अफगानी गुट हार गया। फिर उसके बाद शेर शाह चुनार के दुर्ग पर डेरा डाल दिया, और फिर 4 माह तक वहाँ पर वो उस घेरा को, डेरा अपना बनाए रखा, उसको घेरे रखा चुनार दुर्ग को। और फिर क्या होता है इन दोनों के बीच में, और उस समय उस दुर्ग का रक्षा का जिम्मा शेर खां अपने पुत्र को दिया था, जलाल खां को। 1532 के अंत में हुमायूं एवं शेर खां के बीच एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है। इस संधि के तहत हुमायूं चुनार के दुर्ग पर शेर खां का अधिकार इस शर्त पर रहने दिया कि
वो शेर खा 500 से। अब यहाँ पर एक ट्रीटी होती है। अब यहाँ देखो हुमायूं गलती तो करता है, एक तो लंबा समय ले लिया, दूसरा फिर वो समझौता कर लिया और समझौता के तहत वो बोला कि इतना सैनिक हमारे सेवा में दे दो और साथ साथ अपने उस सैन्य टुकड़ी का जो सैनिक तुम दोगे उसका कमांडर उसको उसके लिए उसके नेतृत्व के लिए या साथ साथ अपने एक बेटा को भी दो, जो उसका एक बेटा तीसरा जो बेटा था कुतुब खां की कमान में मुगल सेना में रखेगा। जनवरी 1933 ईस्वी में हुमायूं आगरा लौट गया। तो ये बोला कि आप हमको आर्मी सपोर्ट दो, अपने बेटा को, और कितना बताया सैनिक, 500 सैनिक दो अपना, जो मुगल सेना से जुड़कर काम करेगी। शेरशाह ट्रीटी को स्वीकार कर लिया और ऐसा कर दिया। ठीक है, फिर 33 में हुमायूं अपने कैपिटल आगरा को लौट जाता है। तो ये चीज़ देखो बहुत, अब आपको बहुत ये नहीं, इसको आप पढ़ोगे, उस मेन चीज़ है कैसे, और उसको हम संभवतः जितना हो सकता है उसको सिस्टमेटाइज कर करके उसको हमने लिखा है। हुमायूं के आगरा लौट जाने पर शेर खां चुनार से दक्षिण बिहार लौट आया। अब तो चुनारगढ़ का जो घेरा हुमायूं ने डाला था वो खत्म हो चुका है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। उसके लिए जो संधि करनी पड़ी वो कर लिया, वो 500 सैनिक देना है दे दिया, अपने बेटा को भी उनकी सेवा में दे दिया है। ठीक है, तो ये लोग क्या सेवा, कोई उसके मतलब उसके जेल में तो है नहीं, उसके आर्मी के साथ इसके 500 सैनिक और उसका बेटा काम कर रहा है। किस बेटा को भेजा था, तो कुतुब खां को। चुनारगढ़ के घेरा के मामले में बंगाल का, अब यहाँ पर क्या है, हुमायूं के आगरा लौट जाने पर शेरखां चुनार से दक्षिण बिहार लौट आया। ठीक है, चुनारगढ़ के घेरा के मामले में बंगाल का शासक शेर शाह के विरुद्ध कार्य किया था, यानी हुमायूं के सपोर्ट में था। अतः शेर खां बंगाल पर आक्रमण के लिए तैयारी शुरू किया। ठीक है, 1533 से 1537 ईस्वी तक शेर खां बंगाल के साथ संघर्ष करता रहा। बंगाल और शेर शाह के बीच ये संघर्ष का काल रहा। ठीक है, इसके पहले भी बंगाल के शासक को हराया है और उसके बाद फिर ये 33 से 37 तक बंगाल के साथ ये लगा रहा। हुमायूं तो एक तरह से डार्क में चला गया। हुमायूं तो एक तरह से मतलब इसके तरफ से एक तरफ से निश्चिंत हो जाता है ना, उसको लगता है चलो भाई इसके साथ संधि हो गई, ये हमारा सुप्रीमेसी एक तरह से स्वीकार कर लिया है, अपना एक ट्रूप्स भी हमको दे दिया है। ठीक है, तो हुमायूं इधर से इसके तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और चूंकि हम लोग को ये डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है, उसमें ये हुमायूं की मतलब कि हुमायूं का मतलब कि क्या कहोगे, मतलब कि दूरदृष्टि नहीं रहना भी कहा जाएगा, कि वो आगे तक या सही रूप से वो आंक नहीं सका शेरशाह की गतिविधि को या शेरशाह की शक्ति को या शेरशाह की महत्वाकांक्षा को। ठीक है, 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध शेर खां एवं बंगाल के बीच हुआ। ठीक है, सूरजगढ़ का युद्ध, ये बिहार में ही सूरजगढ़ का युद्ध शेर खां एवं बंगाल के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा, यानी बंगाल को 34 में हराता है। 1535 में शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल का नवाब महमूद शाह ने 13 लाख सोने का सिक्का देकर शेर शाह से संधि कर लिया। अब देखो इसकी स्थिति बढ़ रही है। ठीक है, 1534 में शेर खां विजयी रहता है बंगाल से। अब इधर एकदम नहीं, उनके साथ समझौता कर लिया हुमायूं के साथ, बोला कि साहब आप निश्चिंत रहो, और हुमायूं भी निश्चिंत है। अब इधर ये क्या कर रहा है, बंगाल के साथ। ठीक है, और बंगाल के शासक को पराजित करता है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हुमायूं बहुत पावरफुल था, अगर हुमायूं बहुत दूरदर्शी था, तो हुमायूं को इसमें भी इंटरफेयर करना चाहिए था ना, कि बिना मेरे परमिशन के, बिना ये कि तुम ये गतिविधि क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ नहीं किया, यानी बंगाल की स्थिति भी इंडिपेंडेंट तरह से पावर के रूप में थी। ठीक है, तो ऐसा वो कुछ कर नहीं पाया और इसका पावर इधर बढ़ रहा है। 1537 में शेर खां ने बंगाल पर पुनः आक्रमण किया। ठीक है, यहाँ देखो संधि भी किया, 13 लाख सोने का सिक्का भी लिया। ठीक है, और फिर 37 में किया, फिर वो बहाना किया या शेरशाह कहा कि जो संधि के तहत जो टैक्स तुमको टाइम टू टाइम भेजना था वो तुम नहीं भेजे हो, इसलिए तुम डिफ़ॉल्टर हो और तो इसलिए मैं आक्रमण कर रहा हूँ, यानी संधि की शर्तों को तुम पूरा नहीं किए हो। शेर खां ने इस आक्रमण का कारण यह बताया कि महमूद शाह ने उसे वार्षिक कर नहीं भेजा है। महमूद शाह शेर खां का सामना नहीं कर सका और अपनी राजधानी गौड़ छोड़ करके भाग गया,
तथा हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की। अब ये हुमायूं से सहायता मांग रहा है, ठीक है। 1537 में हुमायूं शेर शाह की शक्ति को दबाने के लिए पूरब की ओर बढ़ा। अब ये कब बढ़ रहा है? 37 में। 1537-38 में हुमायूं ने 6 माह चुनार के किले को जीतने में लगाया। अब फिर ये आते हैं कहाँ पर? फिर चुनार में। फिर इनका एक लंबा समय लगा। उस समय शेर शाह गौड़ को जीत लूट लिया और उसकी सेना वहां से वापस भी आ गई। आप चुनार को घेरे हुए हो, तब तक ये बंगाल का खजाना वजाना खाली करके वापस हो गया। 1538 में शेर खान ने दक्षिण बिहार के दृढ़ किला रोहतासगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। ये रोहतासगढ़ का जो किला है ना, ये बहुत पहले ये में एक मतलब उस एक तरह समझो तो ट्राइब्स थे और उनके द्वारा बनाया हुआ ये फोर्ट था, ठीक है। तो उस पर फिर ये अधिकार कर लिया। इसी किला में उसने अपने परिवार और बंगाल से लूटे हुए खजाने को सुरक्षित किया और हुमायूं से संघर्ष की तैयारी में लग गया। अब देखो कि क्या, इधर आप फिर से शेर शाह की तरफ नोटिस ले रहे हो, तो चुनार में आकर के फिर आप घेरा डाले हुए हो। तब तक ये क्या किया कि बंगाल का जो भी खजाना वजाना था सब समेट उमेट करके उसको एक फोर्ट में जा करके और अपने परिवार को सुरक्षित रख करके वहाँ पर अपना सुरक्षा का व्यवस्था करके तब फिर हुमायूं से निपटने के लिए आगे बढ़ता है। हुमायूं बिहार को बिना जीते हुए बंगाल चला गया। अब हुमायूं क्या किया, फिर इधर नहीं, फिर वो गया जहाँ बंगाल लूटा गया है वहाँ पहुँचता है और लगभग 7 माह वहाँ पर रहा। इस बीच शेर खान ने उसके वापस लौटने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अब देखिए शेर शाह यहाँ है, ठीक है। अब आपको इससे आकर के लड़ना है तो आप कहाँ जा रहे हो? आप चले गए बंगाल, अब फिर यहाँ से आकर के फिर इधर लौट रहे हैं। तब तक आपके लौटने का मार्ग को वो अवरुद्ध कर दिया है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं पराजित होकर भाग गया। ये तो इम्पोर्टेंट सब लोग जानता है। इस विजय के पश्चात अपने सरदारों की सम्मति से शेर खान ने शेरशाह सुल्तान आदिल का उपाधि धारण किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन हमने भी फ्रेम नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शेर शाह ने शेरशाह सुल्तान आदिल का उपाधि किस युद्ध के बाद लिया? सुल्तान आदिल का उपाधि, ठीक है। तो जनरली ध्यान नहीं आएगा तो लगेगा भाई फाइनली जब 40 में कन्नौज के युद्ध में जब फाइनली हरा देता है हुमायूं को तब न लिया होगा, नहीं, ये चौसा के युद्ध के विजय के बाद ही इस उपाधि को वो धारण किया था। चौसा युद्ध के बाद शेरशाह ने बंगाल में हुमायूं द्वारा स्थापित सेना को हराया और बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। इस प्रकार चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह बंगाल और बिहार का सुल्तान बन गया। 1540 ईस्वी में कन्नौज या उसी को बोलेंगे बिलग्राम, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः परास्त किया। इसके पश्चात शेरशाह ने आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर आदि सभी स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। चौसा का युद्ध, अब चौसा के युद्ध पे थोड़ी सी बात, ठीक है। हम लोग चौसा के बाद जो फाइनल युद्ध कन्नौज का भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। 1540 में कन्नौज का युद्ध, और इसमें वो शेरशाह ने हुमायूं को फाइनली एकदम अंतिम रूप से पुनः परास्त किया। और इसके बाद हुमायूं यहाँ से प्लान करते हैं और शेरशाह इन सभी क्षेत्रों पर आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर आदि सभी स्थानों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। चौसा का युद्ध पे थोड़ा सा, चौसा का युद्ध इसका डेट भी मिलता है कि भाई 26 जून 1539 ईस्वी, तो डेट नहीं भी मेडिवल का है, डेट नहीं, लेकिन मंथ्स तक से क्वेश्चन पूछा जाता है। चौसा युद्ध के पहले हुमायूं एवं शेर शाह के बीच संदेश के आदान प्रदान से वार्ता का दौर चलता रहा। चौसा कहाँ आप जान रहे हो? बक्सर के पास। तो वहाँ ये युद्ध के पहले दोनों के तरफ से उसकी भी सेना खड़ी हुई है, इनकी भी सेना है, और फिर बातचीत का दौर चल रहा है, यानी संदेश इधर से उधर भेजा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, इस तरह से। तो इसमें टाइम भी जा रहा है। ये हुमायूं का सबसे मतलब कि वयस बहुत कम है सर। अच्छा, बदलने की चित्तू कुमार का है ये कि वयस कम है। चित्तू आप बताइए अभी कैसा है? अभी आवाज आ रही है आपको या और लोग बताओ?
हाँ, नीतीश का है कि सर इतना बड़ा कैसे याद करेंगे। नीतीश, ये सब चीज़ याद करने के लिए हम नहीं बोले हैं, आप एक बार पढ़ोगे फिर उसमें कौन सा युद्ध कब और क्या किसके बाद कौन हुआ, बस इतना ही याद करना है। आपके दिमाग में एक बार उस लिटरेचर को सिर्फ पढ़ लेना है। तो अगर आवाज़ जा रही है तो आप सुनोगे, और ये सब हम याद करने, ऐसा थोड़ी बोल के जो लिटरेचर लिख दिया गया वो सब याद कर लो। आप जब बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो थोड़ी सी बात, और हमने कहा कि शेरशाह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे संबंधित बातों को समझना है। अब भाई पहले चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ, उसके पहले किस बार पहली बार वो चुनार का घेरा हुमायूं डाला, फिर कब डाला, तो ये जो क्रमशः जो घटना है उसको एक छोटा सा नोट बनाओगे तो फिर वो याद हो जाएगा। ठीक है, आप एक ही बार देख करके आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि जो चीज़ है उसको रटने से होगा। ठीक है, इसको रटना नहीं है बाबू, आप एक बार पढ़ो, ठीक है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको जाएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और भले आप पढ़ करके ही क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, या पढ़ करके एक बार तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ऐसा थोड़ी है यहाँ पर, एक तो कहानी टाइप से है ना, ये एक बात हम कहानी को बिंदुवार कर दिए हैं, या शेरशाह से संबंधित घटनाओं को हमने बिंदुवार किया है। ऐसा थोड़ी है कि लाइन बाई लाइन आपको रटने का बात कहा जा रहा है। 1539 में जैसे ही, अब चौसा युद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि 1539 में जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू हुई, शेरशाह ने मुगल के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयारी कर दी। देखो अब यह टाइम कट रहा है, ये जून है, ठीक है, और जैसे ही वर्षा की शुरुआत होती है ना, ये धीरे धीरे अपना तैयारी शुरू करता है। इस समय मुगल शिविर गंगा और कर्मनसा नदियों के मध्य एक नीचे स्थल पर स्थित था, और वर्षा काल में मुगल शिविर में बाढ़ का पानी आ गया। ये सब मुगलों के लिए थोड़ा संकट की स्थिति बन गई। फिर इनको धोखा भी देता है शेरशाह, एक संदेश फैलाता है कि भाई अब हम आपसे लड़ने के लिए नहीं, हमारे ऊपर एक और संकट आ गया है, उनसे निपटने के लिए हम जा रहे हैं, ऐसा वो रिमर फैलाया। ठीक है, कि भाई कि शाहाबाद क्षेत्र में कुछ उस समय कुछ शाहाबाद क्षेत्र में, यानी वो आप रोहतास की तरफ कुछ आदिवासी लोग रहते थे, वो लोग मतलब कि हमारे खिलाफ हो गए हैं या हमारे सुप्रीमेसी को चैलेंज करें, तो हम उनको दबाने के लिए अब जा रहे हैं, ऐसा वो मैसेज फ्लैश कराया, या लोगों के मैंने ऐसा रीमर उठा दिया। और मुगल खेमा ये सोचा कि चलो भाई अब तो उधर जा रहा है ना, तो कुछ दिन के बाद इससे निपटना होगा, फिर आएगा तब निपटेंगे। यानी ये लोग इंतजार करते, मुगल वाले इंतजार करते, ये अटैक करेगा, ये होगा तब करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई हुमायूं उस तरह से मतलब उसको क्या कहते हैं, पहल नहीं कर रहा था। ठीक है, वेट वॉच वो कर रहा था। तो और इसने रिमर फैला दिया कि हम दूसरे तरफ जा रहे हैं, और वो सब जब निश्चिंत हुआ तब फिर क्या होता है कि एकाएक ये लोग फिर आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खान ने यह समाचार फैलाया कि उसकी सेना शाहाबाद जिले के अंतर्गत आदिवासियों के सरदार महारत चैरो पर आक्रमण के लिए जा रही है। तो ये भी एक नाम जो होगा बिहार के एग्जाम के लिए हो सकता है कि भाई ये महारत चैरो किस क्षेत्र में आदिवासियों का सरदार था, या उसकी अपनी एक कुछ मतलब कि शासन थे, तो शाहाबाद क्षेत्र में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। शेर खां की सेना चैरो के प्रदेश की ओर बढ़ी, किंतु आधी रात के बाद शेर खां अपनी सेना के साथ लौट पड़ा और सोते हुए मुगलों पर एकाएक हमला बोल दिया। यह हमलावार अफगान फौज 3 अंगों में बटी हुई थी। ठीक है, एक अंग का नेतृत्व मैंने 3 भाग में बट करके आक्रमण किया। एक का नेतृत्व उसका पुत्र जलाल खां, एक का स्वयं कर रहा था, एक अंग का नेतृत्व शेर खां का महान जनरल खवास खां। अब ये भी पूछ सकता है खवास खां किसकी सेना का एक प्रमुख सेनापति था, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। अब यहाँ पर देखोगे, और एकाएक, यानी ये थोड़ा सा अचानक होता है, और यहाँ पर हुमायूं भाग खड़ा होता है। ठीक है, मैदान से भाग खड़ा होता है, और यहीं पर हुमायूं को बचाने वाला एक होता है निजाम है। अंकित बोल रहे हैं टू मच कंटेंट सर। ठीक है अंकित, आपको मैं बता रहा हूँ कंटेंट कम कर दिया जाएगा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ आपको इसमें क्या पढ़ना है।
तो यहाँ पर हुमायूं निजाम, एक हुमायूं को जीवन बचाने वाला एक भिस्ती, भिस्ती का मतलब होता है पानी ढोने वाले को पहले भिस्ती कहा जाता था, एक जगह से दूसरे जगह पानी जो ले जाता था, वाटर कैरियर बोला जाता था। तो भिस्ती का काम, यानी वो लेदर बैग रखता था और उसमें पानी लेकर के एक स्थान से दूसरे जगह जाता था। तो वो निजाम जो है वो जब हुमायूं भागता है तो उसको बचा लेता है, छिपा लेता है, उसके जीवन की रक्षा कर लेता है। ठीक है, हुमायूं मैदान से भागा है, हुमायूं को बचाने वाला निजाम हुआ। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है। ठीक है, और कंटेंट जो ज़्यादा आपको लग रहा है ये ज़्यादा कंटेंट नहीं है, ठीक है, ना ही बहुत डीप में है। ठीक है, ये एक स्टोरी, चूंकि कहीं से भी शेरशाह से रिलेटेड कुछ बातें पूछी जा सकती हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसमें से आपको क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भिस्ती का नाम जो है, भिस्ती निजाम का जो नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि शेरशाह हुमायूं के जीवन को किसने बचाया था। ठीक है, युद्ध से भागा था तो किस युद्ध के बाद, ये भी तो पूछ सकता है, तो चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है, और वो कौन था, उसका नाम क्या था, निजाम। ठीक है, वो हुमायूं को बचाया और फिर हुमायूं उसको खुश होकर के बोलता है कि तुमको एक दिन के लिए हम बादशाह बनाते हैं। हुमायूं की अपनी बादशाही तो चली गई थी, यानी खुद भागा हुआ था, लेकिन बोलता है कि एक दिन के लिए तुमको हम बादशाह बनाते हैं। और फिर बोला कि आज तुम क्या करना चाहते हो। तो ये भी एक है कि उसने चमड़ा का सिक्का जारी किया। ऐसा कुछ नहीं कि वो सिक्का चला उला था, लेकिन क्वेश्चन के लिए तो ये बनता है ना भाई कि किसने उसके जीवन को बचाया था। तो भाई निज़ाम ने बचाया था। किसने चमड़ा का सिक्का जारी किया था। ठीक है, आदित्य बोल रहे हैं पीसीएस के लिए तो इतना पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आप समझ रहे हो बात को, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ज़्यादा कंटेंट है भी नहीं। आप एक बार, इंटरेस्टिंग तो है, मैंने कितना सिलसिलेवार कर दिया है, आप उसको एक बार पढ़ तो लो। ठीक है, उसमें फिर जो तिथि है, जो घटना है, उसको एक नोट करके उसको याद कर लो। ठीक है, नहीं तो कहोगे तो वो भी हम एक जगह करके तुमको दिखा देंगे कि यही रट लो, लेकिन वही सिर्फ रटोगे तो याद नहीं होगा। अगर उसके आसपास का कुछ चीज़ समझते हो तो ज़्यादा सही ढंग से आपके दिमाग में बैठेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। इस उद्देश्य से हमने किया है। वो तो हमारे लिए और आसान है ना कि ये घटना ये तो सब जगह लिखा हुआ मिलता है तिथि क्रम के रूप में। ठीक है, और जो चैप्टर हमारे बिहार का मेन चैप्टर नहीं है उस पर तो हमने ऐसा कर नहीं रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि चूंकि शेरशाह एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री और चूंकि रूट ऑफ द रूलर वो जो हमारा बिहार से है तो ये जरूरी है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से हम कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो फिर मैं उसको बता दूंगा कि भाई क्या क्या कर लो। ठीक है, देखो बाबू, जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो ना तो ये तराजू पे ऐसे तौल के कि 2 ग्राम ज़्यादा चढ़ गया, वैसा नहीं करना है। बात समझ रहे हो ना? वो तौल के, हाँ तौलना है, तौलने का मतलब चुनना है कि कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ज़्यादा हो जाए तो वो अनडाइजेस्ट हो, ऐसा नहीं सोचना है कि वो ज़्यादा हो गया ये ऐसा। और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। ठीक है, तो आप कहोगे फिर मैं ये आपको बता दूंगा एक क्लास में, कल ही मैं बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या अभी टाइम मिलता है तभी बता देते हैं। हुमायूं ने भिस्ती निजाम को एक दिन के लिए सम्राट घोषित किया। निजाम ने चमड़ा का सिक्का जारी किया। ठीक है, चमड़ा का सिक्का जारी किया, चमड़ा का मुद्रा जारी किया। तो ये क्वेश्चन तो एक बार नहीं 50 बार ये क्वेश्चन आज तक पूछा गया होगा डिफरेंट एग्जाम में। चौसा से भागकर अनेक कष्टों को झेलते हुए हुमायूं आगरा पहुंच गया। ठीक है, अब ये फिर अपने कैपिटल को ही पहुंचता है। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी हुमायूं ने एक नई फौज का गठन कर लिया। ठीक है, चौसा से निकल के फिर अपना कैपिटल पहुंचता है, वहां से फिर एक फौज गठन करके चलता है। फौज गठन के पश्चात हुमायूं आगरा की ओर तेजी से बढ़ रहे शेरशाह को रोकने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, फिर शेरशाह भी उनके पीछा कर रहा था। फिर वहां से वो आगे बढ़ता है और फिर उन लोगों के बीच 17 मई 1540, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कन्नौज को ही बिलग्राम के, अभी देखो हम क्यों लिख रहे हैं, कहीं अगर नहीं हिस्ट्री पढ़े हो, पहले का हिस्ट्री अगर बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो कभी याद करोगे कन्नौज का युद्ध, पूछ देगा बिलग्राम का युद्ध, तो सोचोगे ये कहीं अलग हो गया। तो उन्हीं सारे कन्फ्यूज़न को, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है और क्या बच्चों के दिक्कत होता है, कहाँ पर क्या कन्फ्यूज़न होता है, आई नो वेरी वेल। तो इसलिए मैं वहाँ पर जहाँ तक हमको समझ में आता है उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के उद्देश्य से वैसा हमने किया है कि युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया।
और ये फाइनल टच दे दिया, यानी अंतिम पराजय। कन्नौज की हार के बाद हुमायूं भागकर लाहौर पहुंच गया। कहाँ पहुंचा भाई हुमायूं? कन्नौज के युद्ध या बिलग्राम के युद्ध में पराजित हो गए, कहाँ भाग के गया? लाहौर गया। जबकि शेर खां दिल्ली पहुंचकर शासन व्यवस्था ठीक करने का उचित प्रबंध किया। शेरशाह कहीं कहीं लिखता है वर्ष में कि भाई ये 67 वर्ष की अवस्था में, यानी 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर आया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद शेरशाह ने बंगाल विजय, अब उसके बाद देखो ये टू मच नहीं है। उसके बाद उसके दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद शेरशाह कौन कौन अभियान लिया क्रमशः, इस अभियान का क्रम से भी पूछ सकता है। पहला उसका अभियान किसके खिलाफ हुआ? ठीक है, तो उसका पहला मिलिट्री ऑपरेशन हुआ फिर बंगाल के खिलाफ, क्योंकि वो जानता था, वो बहुत समझदार था, वो जानता था कि थोड़ा सा उधर से ढीला करेंगे तो फिर वहाँ विद्रोह होता है। तो बोला कि इनको फिर से एक बार वहाँ देख लेना है। ठीक है, बंगाल को तो पूरा लूट खसोट लिया ही था बंगाल को तो, लेकिन फिर से वहाँ पर फिर वो बंगाल विजय 1541 में किया। फिर मालवा, फिर रायसीन, ये मध्य प्रदेश में इत्यादि के उपरांत 1545 में बुंदेलखंड विजय के लिए निकला। और वही बुंदेलखंड क्षेत्र में उसका जो विजय है वो उसका अंतिम होता है, जिसको कालिंजर का युद्ध कहते हैं, 1545। और इस युद्ध में ही शेरशाह घायल हो गया था, उसको बारूद लग गया था। और उसके बाद 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो जाती है घायल होने के कारण, कालिंजर। तो उसका अंतिम युद्ध होता है कालिंजर का युद्ध। ठीक है, और फिर हुमायूं पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त करने के बाद कुछ ही वर्षों के अंदर शेरशाह ने साम्राज्य के अंतर्गत असम, कश्मीर और गुजरात को छोड़कर, अब किस किस क्षेत्र पर उसका नहीं था ये देखो, गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत पर उसका शासन हो गया था। असम उसके हाथ में नहीं था, कश्मीर उसके हाथ में नहीं था, इधर गुजरात का भी क्षेत्र उसके हाथ में नहीं था, और लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया उसके हाथ में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नहीं है। अब नोट में, असम, कश्मीर एवं गुजरात शेरशाह के साम्राज्य में नहीं थे। शेरशाह का साम्राज्य पूरब में सोनार गांव तक, पश्चिम में गखर प्रदेश तथा उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में विंध्य तक फैला हुआ था। शेरशाह के साम्राज्य में पंजाब का अधिकांश भाग शामिल था। शेरशाह के साम्राज्य में जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान के भाग, मालवा, बुंदेलखंड भी ये सब शामिल था। ठीक है, अब जैसलमेर शेरशाह के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन के ख्याल से हमको दिख रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है। शेरशाह की सेना में अधिकतर घुड़सवार थे। ठीक है, शेरशाह की सेना में बंदूक चलाने वाले की प्रमुखता थी। ठीक है, और फिर इसके मुद्रा से संबंधित बात है, तो आप जानते हो कि शेरशाह को मुद्रा में जो भी कमी है कि भाई मुद्रा का घिसावट और उसका जो वैल्यू कम होता है, उन सारी चीज़ों पर वो बहुत देख चुका था कि इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम है। शेरशाह ने चांदी का नया सिक्का जारी किया, ये एक बार नहीं बहुत बार। शेरशाह ने ही रुपया नाम का मुद्रा शुरू किया, और ये रुपया जो नाम है वो शेरशाह के तरफ से शुरू हुआ। और रुपया जो शेरशाह के द्वारा जो रुपया जारी किया गया वो किस मेटल का था? चांदी का। ठीक है, और शेरशाह के समय चांदी का रुपया और तांबा का एक सिक्का था जिसको दाम। तो शेरशाह के प्रमुख सिक्के में चांदी का रुपया, चांदी का बना हुआ रुपया, और सिक्का क्या था, मुख्य सिक्का क्या था, फिर आपका तांबा का क्या था, सिक्का का नाम क्या था, स्पेसिफिक नाम क्या था, दाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी छोटे छोटे डिनोमिनेशन के सिक्के थे, लेकिन ये आप याद रखोगे। शेरशाह चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था, जिसमें 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी था, यानी चांदी ही मुख्य रूप से उसमें था। शेरशाह का सिक्का इसके बाद के मुगल काल में और 1835 ईस्वी तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासनकाल तक भी उसका सिक्का प्रचलन में रहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था शेरशाह से संबंधित जो इधर, और फिर कुछ प्रशासन और शासन से संबंधित। और अगला जो इसका एक क्लास और हमने कहा है, जो फैक्ट्स आपको दिखाएंगे, उसमें शेरशाह 1545 में शेरशाह की तो मृत्यु हो गई ना भाई, लेकिन सूर्यवंश चला 55 तक। तो और क्या बातें हुई, उसके बाद कौन उसका उत्तराधिकारी आया, उसके बाद कौन आया, क्या होता है, तो और हुमायूं के फिर से स्थापित होने तक की बात को हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सब चीज़ आसान नहीं दिखता है, बात समझ रहे हैं ना। तो कुछ बातें तो हमें भाई
याद करनी होंगी कुछ ऐसा, वो हर चीज़ को बहुत कि एकदम कम में ही मिले, जो 5 को वही बताइए जो आएगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्या है, कहाँ से हमारे फैक्ट्स है, वो हम लोग को देखना होगा। ठीक है, तो काइंडली आप लोग इसको पढ़िएगा, और बहुत ज़्यादा कहीं कुछ होगा तो फिर हम इसको समराइज़ करके आपको दूसरे तरीके से भी बताएंगे। चलिए